स्वागत है आप सभी का मिशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग यूपी टेट 2014 का प्राइमरी स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे, संस्कृत विषय का। तो देखते हैं, नोट लिखा है, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प संस्कृत चुना हो। यानी को बहुत बार होता है कि हम फॉर्म भरते समय अंग्रेजी विषय चुने होते हैं और बाद में संस्कृत करने लगते हैं, या पहले संस्कृत चुन लेते हैं और पेपर करने के समय अंग्रेजी करते हैं, तो इससे हमारे नंबर फिर नहीं होते मिलते हैं, यानी गलत हो जाते हैं। तो जो विषय चुना हो उसी को करेंगे। तो इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। पहला है ऑप्शन, छात्र की पारिवारिक आय को जांचने के लिए। बी है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। सी है छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए। और डी है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकास करने के लिए। तो नैदानिक का मतलब होता है, दो तरह का परीक्षण होता है, एक उपचारात्मक शिक्षण होता है और उपचारात्मक, और एक होता है निदानात्मक, यानी निदान। उपचार में क्या किया जाता है, समस्याओं को दूर किया जाता है, और निदानात्मक में क्या होता है, पहचान किया जाता है। तो निदानात्मक में क्या होगा, कमजोरियों को जानने का, छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि कमजोरियों को जानने के बाद उसका निराकरण किया जाए तो फिर होता है उपचारात्मक शिक्षण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक सामग्री कौन सा है, यानी कौन सी सामग्री सबसे आवश्यक है। ए है रेडियो, बी चार्ट, सी श्यामपट्ट, डी ग्रामोफोन। तो हम देखते हैं, कक्षा शिक्षण में रेडियो, चार्ट, ग्रामोफोन ये तीनों नहीं होंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन सबसे आवश्यक वस्तु क्या है, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट के बिना शिक्षण कार्य अधूरा रहता है, तो सबसे आवश्यक सामग्री है श्यामपट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा है, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है। प्रतिलेख, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है। एक छात्र बोलता है, अन्य छात्र लिखते हैं। स्मरण के आधार पर लिखना। तो देखते हैं हम लोग कि विद्यालयों में दो चीज कराई जाती हैं, एक है अनुलेख और एक को कहते हैं प्रतिलेख। प्रतिलेख या अनुलेख एक ही चीज है, और एक चीज होती है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख जो होता है उसको क्या करते हैं, बोल के एक लोग बोलते हैं और अन्य लोग यानी लिखते हैं, या तो कभी कभी अध्यापक बोलता है, कभी अन्य छात्र बोलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे श्रुतलेख। अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है, इसको भी कहेंगे श्रुतलेख। स्मरण के आधार पर लिखना ये भी नहीं होगा। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का अर्थ है पुस्तक से कुछ अंश देख कर लिखना, यानी जो हम सुलेख लिखते हैं, जिसको सुलेख कहते हैं, वही अनुलेख या प्रतिलेख होता है। और जो श्रुतलेख होता है उसको सुनकर लिखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इमला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छंदोबद्धता होती है गद्य पाठों में, नाटक पाठों में, पद्य पाठों में, कहानी पाठों में। तो हम देखते हैं छंद जो है पद्य में होता है, यानी पद्य पाठों में छंदोबद्धता होती है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, सस्वर वाचन। प्रश्न में पूछा गया है अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, तो इसमें सस्वर वाचन जो है ये अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। सस्वर वाचन करने से बच्चे जो है और शुद्ध वाचन करने लगते हैं। बाकी तीनों जो हैं इससे अशुद्ध वाचन होता है, यानी जब वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान नहीं होता है तब भी हम गलतियां करते हैं। प्रयत्न लाघव, कभी कभी जल्दी जल्दी में बोलते समय हम प्रयत्न लाघव, यानी बड़े शब्द को, जैसे मास्टर साहब होता है तो हम कह देते हैं मास साहब, तो ये प्रयत्न लागू हो गया। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, कभी कभी अभ्यास की कमी होती है, यानी देखते हैं एक होता है शा, एक होता है शा और एक होता है सा, यानी ये दंती सा है, मूर्धन्य सा है और तालव्य सा।
इन तीनों श का उच्चारण सही से नहीं कर पाते फिर तब भी अशुद्ध वाचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, का वर्ण का उच्चारण है, यानी का वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ। तो का उच्चारण मूर्धा से होता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तालु से क्या उच्चारण होता है? च वर्ग का। कंठ से नहीं, सॉरी, ये मूर्धा से नहीं होगा, का उच्चारण कंठ से होगा। का वर्ग का कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से होता है, ट वर्ग का मूर्धा से होता है और पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, यानी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? 10 कुमार चरितम में, रघुवंशम में, मेघदूतम में, कादम्बरी में। तो रघुवंशम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, यानी राम के वंश का वर्णन है। तो इसमें राम का वंश जो है उसे कहा जाता है इक्ष्वाकु वंशी। तो इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन रघुवंशम में हुआ है। रघुवंशम रचना किसकी है? कालिदास की रचना है, यानी रघुवंशम कालिदास की रचना है। मेघदूतम किसकी रचना है? मेघदूतम भी कालिदास की रचना है। 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की रचना है, यानी कवि दंडी की रचना है, गद्य में है। कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है, यानी 2 रचनाएं इसमें से कालिदास की हैं और कादम्बरी बाण भट्ट की है, 10 कुमार चरितम दंडी की है। अगला देखते हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से, नाट्य शास्त्र से, अलंकार से, काव्य शास्त्र से। तो अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण से संबंधित है, यानी पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसमें इन्होंने व्याकरण का विषय बताया है, यानी व्याकरण के बारे में सब कुछ इसमें जानकारी मिलती है। इसी के आधार पे हम लोग व्याकरण का अध्ययन करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंडों में, 16 खंडों में, 14 खंडों में, 18 खंडों में। तो पाणिनि ने वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है, जिसको हम लोग कहते हैं 14 माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जो पढ़ते हैं वही 14 खंड हैं जिसमें इन्होंने पूरी वर्णमाला को विभाजित किया है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, ता का उच्चारण स्थान है। ता वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो कंठ किसका होता है? का वर्ग का तालु, च वर्ग का, दंत होता है ता वर्ग का उच्चारण स्थान। मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण होता है। 11वां क्वेश्चन है, गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? यानी गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? लोट लकार का रूप पूछा गया है। गच्छतु, गच्छेत, गमिष्यति, आगच्छत। तो देखते हैं, गच्छत जो रूप है ये बनता है लोट लकार में। गच्छत रूप लोट लकार में बनता है। गच्छेत किस में बनता है? विधिलिंग लकार में बनता है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। गमिष्यति किस में बनता है? लिट लकार में बनता है। लिट लकार भविष्य काल के लिए। आगच्छत किस में बनता है? आगच्छत बनता है लंग लकार में। लंग लकार किस काल के लिए प्रयोग होता है? भूतकाल के लिए। और लोट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? आज्ञार्थक वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो 11 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, पित्रा शब्द पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो पित्रा पूछा गया है। द्वितीया एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीया एक वचन, तृतीया द्विवचन। पित्रा जो बनता है तृतीया एक वचन में रूप बनता है। रूप होता है पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पित्रन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। तृतीया एक वचन में बनेगा पित्रा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है। अष्टाविंशति, तो हम देखते हैं संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं वो दाएं से बाएं चलती हैं। अष्टा कहा गया है तो अष्टा को हम अष्ट यानी 8 इधर लिख देंगे। विंशति यानी विंशति का 2 इधर आ जाएगा, 20 का 2 इधर आ जाएगा, 28 यानी बी ऑप्शन गलत पड़ा है, बी ऑप्शन लिखा है। तीसरे नंबर का जो है 28 ये सही हो जाएगा।
ए ऑप्शन में दिया है 18। 18 को क्या कहेंगे संस्कृत में? 18 को कहते हैं अष्टादश। अष्टादश। 38 को क्या कहेंगे? अष्टत्रिंशत्। और 48 को क्या कहेंगे? अष्टचत्वारिंशत्। चत्वारिंशत्। तो संस्कृत में यही होता है कि संख्याएं बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं चलती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पावक पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। प धन आवकः, पा धन आवकः, पौ धन अकः, पो धन अकः। तो पावकः देखते हैं कि आव की ध्वनि निकल रही है तो औ के स्थान पे आव होता है। यहाँ पे हुई है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि ए होता है तो उसको आय आदेश हो जाता है, ओ होता है तो आय, ओ होता है तो अव आदेश हो जाता है, आय होता है तो आय होता है, और अव होता है तो आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे अव है पव में, तो आव आदेश हुआ है तब बना है पावकः। अयादि स्वर संधि है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। जगदीशः में किस सूत्र से संधि हुई है? तोरली, मोनुस्वारः, खरिचा, झलाम जसवंते। तो जगदीशः में झलाम जसवंते सूत्र से संधि हुई है। झलाम जसवंते सूत्र क्या कहता है कि झल वर्णों के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए, कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, तो जो झल प्रत्याहार का वर्ण है उसको क्या आदेश हो जाएगा? जस आदेश हो जाएगा। अब इससे ना समझ में आ रहा होगा झल क्या है, जस क्या है। तो ये सब एक प्रत्याहार हैं। झल प्रत्याहार में वर्ण दिए गए हैं, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण दिए गए हैं। यानी इसमें क्या कहा गया कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आए तो जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जगदीशः का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत, जगत धन ईशा, ये शब्द था। तो देखते हैं ता है, ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद स्वर आ रहा है तो ता के जगह पे दा आदेश हो जाएगा। यानी ता किस में बदल जाएगा? दा में बदल जाएगा, शब्द बनेगा जगदीशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। राम, राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होता है। तो राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होगा रामेण। 17 नंबर क्वेश्चन में पठामह पठ धातु का रूप होता है। पठामह रूप कहाँ पे बनता है ये पूछा गया। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो जो पठामह रूप है ये बनेगा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में होता तो पठाम होता, विसर्ग न लगता, पठानी, पठाव, पठाम। लंग लकार होता तो आगे आ लगा होता, अपठाम, अपठाव, अपठाम। और विधिलिंग लकार होता तो एक ही मात्रा लगी होती, पठेम होता। 18 नंबर क्वेश्चन। दा धातु में अक्त्वा प्रत्यय का योग करने पर होगा दात्वा, दत्वा, दयित्वा, दायित्वा। तो यहाँ पे होगा दत्वा। जब दा धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो आगे वाले का लोप हो जाएगा, खाली त्वा जुड़ेगा तो बन जाएगा दत्वा। अब दा का जो आ है उसका ह्रस्व हो जाता है, यानी जो दीर्घ आ है उसको ह्रस्व हो जाएगा, दा बन जाएगा दत्वा। बी ऑप्शन सही हो रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है। सह पादेन खंजः अस्ति। वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। यानी जो पादेन है, पादेन में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? रुच्यार्था नाम प्रियमाणः, एनांग विकारः, आदिसिंहस्थासाम कर्म, आकथितम च। तो देखते हैं जब शरीर के किसी अंग में विकार हो तो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। एनांग विकारः सूत्र यहाँ पे लग रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है। संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं।
यानी एक लकार में कितने पुरुष होते हैं, तो हम देखते हैं 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये कोई भी लकार होगा 3 पुरुष में बटे होंगे। प्रथम पुरुष में जो जिसके बारे में बात की जा रही वो होता है, मध्यम पुरुष में जो वाक्य को सुनने वाला होता है वो होता है, और जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है लट लकार, लोट लकार, लट लकार, लंग लकार। अच्छा, 2 जगह लट लकार हो गया, एक जगह लिट लकार कर लेते हैं, क्योंकि भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। कौन से लकार का? लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्य काल के लिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृश्य श्रव्य दृश्य दोनों है, यानी ऐसा कौन सा साधन है जिसका प्रयोग करते हैं और वह श्रव्य दृश्य दोनों है? टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन चार्ट, ग्रामोफोन। तो टेप रिकॉर्डर जो है इससे केवल सुन सकते हैं, टेलीविजन जो है जिसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चार्ट को खाली देख सकते हैं और ग्रामोफोन से खाली सुन सकते हैं। तो टेलीविजन ही एक ऐसा साधन है इनमें से कि जो दृश्य और श्रव्य दोनों है। अगला क्वेश्चन है, तेन में विभक्ति है, तेन जो शब्द है इसमें विभक्ति पूछी गई है, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो तेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तद धातु का पुल्लिंग में तृतीया एक वचन का रूप है, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई। तो तेन ये तृतीया एक वचन का रूप है। अगला क्वेश्चन है, आगत्य में प्रत्यय है, आगत्य में प्रत्यय पूछा गया, तो अक्त्वा का त्वा बचेगा, कत का ता बचेगा, लेप का या बचेगा, सत्र का अन बचेगा। तो लेप का या बच रहा है, यही ऑप्शन सही है। लेप प्रत्यय जब कहीं भी लगता है तो पीछे या जुड़ जाता है शब्द के और आगे कोई उपसर्ग होता है, यानी कोई ना कोई उपसर्ग आगे जुड़ता है, लेप प्रत्यय की विशेषता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विभ्यति धातु में मूल धातु एवं लकार है, यानी विभ्यति जो शब्द है इसमें धातु एवं लकार पूछा गया है। तो विभ्यति में देखते हैं, विभ धातु नहीं होती, विभ्य धातु नहीं होती, भी धातु होती है, तो भी धातु का ये लट लकार का रूप है विभ्यति। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं की जननी है, भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी है? हिंदी, द्रविड़, संस्कृत, पंजाबी। तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सत्र प्रत्यय युक्त पद है, सत्र प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है? कथितः, कर्तुम, पठित्वा, पठन। सत्र का जुड़ता क्या है? अत, अत या अन। तो हम देखते हैं पठन में अन जुड़ा हुआ है, ये सत्र प्रत्यय है। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? पठित्वा में है अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय ना का लोप हो जाता है, ऊ का लोप हो जाता है, तुम बचता है कर्तुम। कथिता में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है, कत कत्ता जुड़ता है, का लोप हो जाता है। तो सत्र जो है, सत्र प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? पठन शब्द। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र का शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, निशिचरः, दिनकरः, रत्नाकरः, सुधाकरः। तो यहाँ पे देखते चारों ऑप्शन में से रत्नाकर जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। निशिचर किसका पर्यायवाची होता है? निशिचर, रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। दिनकर, दिनकर किसे कहते हैं? सूर्य को। सुधाकर, सुधाकर कहते हैं चंद्रमा को। 30 नंबर क्वेश्चन है, भूत बलि पद में कौन सा समास है? भूत बलि, अर्थ निकालेंगे, भूत के लिए बलि, तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष में से भी चतुर्थी तत्पुरुष समास है। विग्रह क्या होगा? भूताय बलि,
भूत के लिए बलि। या फिर बहुवचन का करेंगे तो हो जाएगा भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि। चलिए मित्रों, आज का ये पेपर सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर को लेकर के अगले वीडियो में। धन्यवाद।